हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हमारा थर्मोडायनेमिक का सेकंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में। थर्मोडायनेमिक सेकंड लेक्चर +1 केमिस्ट्री। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम, सराउंडिंग्स, टाइप्स, बेसिक रिएक्शन, बेसिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसी के कंटिन्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक लेक्चर 2। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? नाम से ही क्लियर है। इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है? इंटरनल एनर्जी, नाम ही इसका हमें काफ़ी कुछ इंडिकेट कर देगा। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम? शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आई इंटरनल एनर्जी इंडिकेट करेंगे। देखिए, इसे सिंपली ई से भी इंडिकेट कर सकते हैं या यू से भी इंडिकेट करते हैं। ई भी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और यू भी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। समझते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। देखिए, ये हमने एक सिस्टम लिया। अब इस सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बॉन्डिंग की एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी है उन सभी की एनर्जी का सम उसकी इंटरनल एनर्जी। सिंपल सी बात कह सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी कंटेन है, जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। नेम से क्लियर है ना, इंटरनल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होगी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सिस्टम, जो उसके विद इन होगी, अंदर होगी, विद इन ए सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। और एक ये बात बिल्कुल कॉमन है कि ये इस सिस्टम के अंदर जितनी टाइप्स की एनर्जी होंगी, एक्स वाई जेड, उन सभी का सम होगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं अपने खुद की, मैं अगर खुद को एक सिस्टम कंसिडर करूँ तो मेरी एनर्जी कौन कौन सी? मेरी मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी मेरी अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उन सब का सम ही मेरी इंटरनल एनर्जी है। इसी टाइप से इस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, वैलेंस, बॉन्डिंग, सब एनर्जीज का सम। इट इज द सम ऑफ, ये सम होगा, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस बाय सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी, उन सभी एनर्जीज का सम उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। यानी मैं ये कहूँ, उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किस किस के बराबर होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, प्लस एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी, प्लस एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्लस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, प्लस एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी, प्लस एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, एंड सो ऑन, चलती जाएगी। क्योंकि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे एटम, मॉलिक्यूल और बहुत सारा मटेरियल कंटेंट होता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी का सम हो सकती है। ठीक है, पॉइंट हमने लिखा, इट इज़ द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हो सबका सम क्या है? उसकी इंटरनल एनर्जी है। अब एक पॉइंट, कि इतनी सारी इंटरनल एनर्जी जो इन सब से मिलकर बनी है, क्या इन सभी एनर्जीज की एग्जैक्ट वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं? इतनी एनर्जीज की एग्जैक्ट वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है और उनको मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते। जब ये सारी एनर्जी एग्जैक्ट काउंट नहीं होगी तो फिर ये हमारी इंटरनल एनर्जी भी एग्जैक्ट काउंट नहीं होगी। ठीक है,
अगर ये एग्जैक्ट काउंट नहीं हो पाएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चेंज काउंट कर सकते हैं, इसमें चेंज कितना हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेट, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे चेंज को, वो देखते हैं अभी हम। देखो किसी का अंदर वैल्यूज़ की, किसी की भी वैल्यूज़ का अगर हमने चेंज काउंट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी और फाइनल वैल्यू क्या थी, उनमें डिफरेंस क्या है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसको हम लिखते हैं डेल्टा ई। वो कैसे काउंट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखे, डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी एट फाइनल स्टेज माइनस एनर्जी एट इनिशियल स्टेज, E2 एनर्जी एट फाइनल स्टेज, E1 एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। और एक रिएक्शन में देखो, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो इनिशियली तो वो रिएक्टेंट होते हैं, फाइनली प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन में कैसे लगाएंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस टाइप से हम डेल्टा ई की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो हम किस पर डिपेंड कर रही है, फाइनल स्टेज, इनिशियल, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करे। जो फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज पर डिपेंड करे उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। सही चल रहा है क्या? देखिए डेल्टा ई फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, E2 माइनस E1, EP माइनस ER। जो इस टाइप से फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने पूरा डिटेल में किया था स्टेट फंक्शन क्या है, और उसमें बताया था कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। अब किस टाइप से स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये भी फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड कर रही है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज ए state function. State function are those function which do not depend upon path but depend upon initial and final position. फिर एक और बात, internal energy is extensive property. Extensive properties are those properties which depend upon quantity of substance, amount of substance, यानी कि depend upon अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने 1 ग्राम वुड लिया और 1 किलोग्राम वुड ली, अब किसके अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियस है 1 किलोग्राम वुड के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और 1 ग्राम कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है नहीं, जो अमाउंट पे डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हमने इसके बताए, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ देखिए हमने कहा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे काउंट करेंगे, फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज में। इंटरनल एनर्जी को, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के 3 मोड है। इंटरनल एनर्जी can be changed by फर्स्ट, देखो पहला तो है हीट का फ्लो हो जाए, या तो सिस्टम में से हीट बाहर निकल जाए या सिस्टम के अंदर हीट आ जाए, ये एक सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम। या तो हीट इसमें से बाहर निकल जाए या हीट इसके अंदर आ जाए, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, या तो हीट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय फ्लो ऑफ हीट इनवर्ड और
आउटवर्ड, या तो उसके अंदर हीट आ जाए या उससे हीट बाहर निकल जाए, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए। सेकंड है वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम पर वर्क हो जाए या सिस्टम वर्क करे तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि वर्क में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा या गेन होगा। उस एनर्जी के लॉस और गेन से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बाय वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम पर वर्क हुआ या सिस्टम ने वर्क किया तो उससे उसकी एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। देखो अब ये जो सिस्टम किस टाइप से वर्क करेगा वो हमें भी एक अगला जो टॉपिक आएगा वर्क का ही, वर्क का एक पूरा टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम सिस्टम। फ्लो ऑफ मैटर इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर मैटर आ जाए या सिस्टम से बाहर मैटर चला जाए। फ्लो ऑफ मैटर इन सिस्टम और आउटवर्ड सिस्टम। सिस्टम से के अंदर अमाउंट मैटर की आ जाए या मैटर की अमाउंट उसमें से बाहर निकल जाए तो अमाउंट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। अमाउंट अगर मैटर की कम या ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। इन 3 पॉइंट से, हीट से, वर्क से और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट ऑफ मैटर के फ्लो से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने दिए। देखिए इसके अंदर इसका एक साइन कन्वेंशन रहेगा। साइन कन्वेंशन मीन्स हम कब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, कब नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसी भी सिचुएशन में इंक्रीज हो जाए तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, डेल्टा ई पॉजिटिव हम कब कहेंगे, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। ठीक है, और डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम नेगेटिव कब कहेंगे, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज। जैसे हमने एक सिचुएशन दी, इसका हमें साइन कन्वेंशन बताना है। साइन कन्वेंशन मीन्स साइन बताना है डेल्टा ई का। साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा ई इफ हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम। डेल्टा ई का साइन कन्वेंशन यदि उसमें से हीट फ्लो हो रही है। अब देखो एक सिस्टम है, ये हमने एक सिस्टम लिया, इसमें से हीट बाहर निकल गई। ये सिचुएशन है ना, हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से हीट फ्लो हो जाए। अगर सिस्टम में से हीट निकल गई तो ओवरऑल इस सिस्टम की जो हीट और ओवरऑल हीट डिक्रीज हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी। हीट कम होने का उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो तो उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव, यानी इस केस में डेल्टा ई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई भी सिचुएशन हमें दी हो, हमें फाइनली ये चेक करना है कि उस सिचुएशन के बाद सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव। ठीक है, एक और जो इसके अंदर मेन पॉइंट हमने डिस्कस करना है, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में कंसिडर हो जाता है, स्पेशल नोट की फॉर्म में इसे नोट कीजिएगा कि अगर कोई आइडियल गैस है, ठीक है, एक आइडियल गैस के लिए एक आइडियल गैस के लिए उसके जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यानी एक आइडियल गैस है, हमारे पास एक सिस्टम के अंदर एक गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी को आप टेम्परेचर चेंज करके चेंज कर सकते हो। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया और बाकी सारी चीज़ें भी कॉन्स्टेंट रखी हैं, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रख दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। यानी कि सिंपल सी बात हम ये कहें कि एक कंटेनर में हमने एक आइडियल गैस लिया है, हमने उसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ। अगर उसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रखा हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी। टेम्परेचर को चेंज करने पर ही उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। स्पेशल नोट है,
फॉर आइडियल गैस internal energy is a factor of temperature only। मतलब जब तक उसका आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स internal energy get change only by चेंजिंग टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके ही हम उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने कहा एक वी हैव टेकन एन आइडियल गैस एट आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, एक आइडियल गैस को क्वेश्चन की नहीं वैसे कॉन्सेप्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक आइडियल गैस को हमने आइसोथर्मल कंडीशन पर लिया है तो उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। देखो आइसोथर्मल कंडीशन क्या है, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, जीरो हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इन दिस केस डेल्टा ई इज आल्सो जीरो। अगर एक सिस्टम है उसमें टेम्परेचर चेंज करके ही हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसके बाद आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर लेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। अब इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वर्क क्या है और हीट क्या है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्क। देखो सिंपल वे में अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम समझे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझे, फिजिकली समझे, तो वर्क इज जस्ट ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को बदलने का एक ढंग है, एक स्टाइल, एक तरीका है। हम कोई भी वर्क करें या कोई सिस्टम वर्क करे तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी या उसकी एनर्जी कम होगी। यानी हर वर्क के जो रिजल्ट में आएगा या तो एनर्जी डिक्रीज हो चुकी होगी या एनर्जी इंक्रीज हो चुकी होगी। कॉन्स्टेंट एनर्जी रहना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम वर्क कर रहे हैं तो इस वक्त हमारी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यही अगर मान लो फूड टेकअप करना स्टार्ट कर दे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कोई भी वर्क है उसके अंदर या तो एनर्जी इंक्रीज होगी या एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सिंपल वे में अगर हम कहें फिजिकली, वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। एक मोड है, एक तरीका है। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत सारे वर्क है, काइनेटिक वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, न्यूक्लियर वर्क, बहुत सारे वर्क है। पर हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर जो है वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क या वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम चेक करते हैं, वो देखिए क्या है। पीवी वर्क हेडिंग नोट कर ली, थोड़ा सा हम इसकी डिटेल बताएंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की पूरी डिटेल क्या है, देखिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डिटेल। नाउ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसके लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट कर दिए। ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर
ये हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ये कंटेनर था, इसके अंदर ही हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया और ये इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर रिजाइड करें। अब ये सारा ये हमारे लिए सिस्टम की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी हम इस पर डील करें। देखिए इस पिस्टन पर दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो प्रेशर ऑफ गैस जो क्या लगेगा अपवर्ड, ये गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर अपवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं। दूसरा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो क्या कर रहे हैं, इस पर डाउनवर्ड प्रेशर लगा रही है, ठीक है। हमने कंटेनर के अंदर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया और एक उसके अंदर गैस इंट्रोड्यूस कर दी। अब इस पिस्टन पर दो प्रेशर वर्क है, गैस का प्रेशर अपवर्ड, प्रेशर ऑफ गैस अपवर्ड, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड। दो तीन सिचुएशन होंगी। देखो पहली सिचुएशन, व्हेन पिस्टन मूव अपवर्ड, पहली सिचुएशन में जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी ये पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवाएं, हमने यहाँ क्या किया, इसी पिस्टन को अब हमने अपवर्ड मूव करवा दिया और ये यहाँ आया, ठीक है। ये पिस्टन अब मूव करके यहाँ आ गया। अब गैस जो थी वो थोड़ी और ज़्यादा स्पेस के अंदर आ गई, इस टाइप से आ गई, ठीक है। पहले काफ़ी क्लोज थी, ठीक है। देखिए इनिशियल वॉल्यूम इसका क्या था, ये वाला डॉटेड वॉल्यूम इसका इनिशियल वॉल्यूम था, पर अब क्या है, ये V1 था और ये क्या है V2 है। इतना वॉल्यूम चेंज हो चुका ना, ये डेल्टा V। पहले पिस्टन यहाँ था, गैस ने वर्क किया तो पिस्टन को क्या कर दिया, अपवर्ड मूव करवा दिया, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज कर दिया। तो व्हेन पिस्टन मूव अपवर्ड, इस केस में प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, यही बात है। और इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पहले ये V1 वॉल्यूम पे था, अब ये क्या हो गया, V2 वॉल्यूम पे चला गया। तो ये जो डेल्टा V है, पहले ये V1 वॉल्यूम था, अब क्या हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया। तो डेल्टा V वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ, इतना वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो चुका ना गैस का, ठीक है। तो ये इस गैस ने वर्क किया है, गैस ने क्या किया, पिस्टन पर प्रेशर लगाकर पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया, तो वर्क हो गया ना, फोर्स लगकर डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क हो गया, ठीक है। इस केस में वर्क इज डन बाय सिस्टम, ठीक है। इस केस में हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, व्हेन पिस्टन मूव डाउनवर्ड, जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड भी मूव करवाते हैं अब हम इसे। देखो ये वही कंटेनर है, इस केस में ये पिस्टन अब यहाँ डाउनवर्ड मूव कर चुका है। अब गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। यही सिचुएशन है। देखिए जब पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा तो ये वॉल्यूम V1 था और ये वॉल्यूम क्या आ गया, V2। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था वॉल्यूम हमारे पास, ये होना चाहिए था, ये V1 वाला वॉल्यूम होना चाहिए था, पर अभी V2 बन गया। तो ये जो डेल्टा V है अब इसके अंदर इतना चेंज आ चुका नहीं, ठीक है। एटमॉस्फेयर ने अब क्या किया, प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, एटमॉस्फेयर ने प्रेशर ज़्यादा लगा लिया तो पिस्टन नीचे चला गया, गैस ने ज़्यादा लगा दिया तो ऊपर चला गया। जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, इस केस में प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ये होगा। और अब हुआ क्या है, इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो क्या अब सिस्टम ने वर्क किया, नहीं, अब सिस्टम पर वर्क हुआ है। वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग ने, एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाकर पिस्टन को नीचे ले आया। इस केस में हम ये कहेंगे
वर्क इज डन बाय सराउंडिंग। अच्छा, सराउंडिंग ने वर्क किया है तो हुआ किस पर है? सिस्टम पर। सराउंडिंग ने वर्क किया किसके ऊपर? सिस्टम पर। तो इसी लैंग्वेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज डन ऑन सिस्टम। इस केस में सिस्टम पर वर्क हुआ है। अब ये हमने दो केस लिए, और जो थर्ड केस है जिस केस में ये पिस्टन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, थर्ड केस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड, व्हेन पिस्टन रिमेन कांस्टेंट। इस केस में क्या हो, जब पिस्टन यही रहे, इस केस में मतलब जितना गैस का प्रेशर उतना ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो थर्ड केस में क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटीएम। एटमॉस्फेयर बराबर है। इस केस में कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, ठीक है। थर्ड केस में तो वर्क डन हुआ ही नहीं है। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड केस में जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तभी वर्क हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वर्क हम क्या समझ रहे हैं वो देखिए। एक गैस ने प्रेशर लगाकर वॉल्यूम में चेंज कर दिया। यहाँ फर्स्ट केस में देखो, गैस ने क्या किया, प्रेशर लगाया अपवर्ड, और इसने क्या कर दिया, वॉल्यूम में चेंज कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। या एटमॉस्फेयर ने क्या किया, प्रेशर लगाकर वॉल्यूम में चेंज कर दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। तो प्रेशर लगाकर एक गैस ने जो वॉल्यूम में चेंज किया, दैट इज वर्क। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। दोनों केस में देखो वॉल्यूम चेंज हुआ ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, प्रेशर। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा तो ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है तो कम हो गया। इस केस में हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, अब ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, तो अब इसके बाद हमारे पास फाइनल जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्क इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। एक गैस ने वर्क कैसे किया, प्रेशर लगाकर वॉल्यूम में चेंज कर दिया। एक गैस ने, चाहे वो सिस्टम की गैस हो चाहे एटमॉस्फेयर गैस हो, उसने अगर इसका प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसका प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम घट गया। प्रेशर लगाकर जो हमने वॉल्यूम में चेंज किया, दैट इज वर्क। इन दो केस में वर्क हुआ ना, ठीक है। दोनों केस में ही प्रेशर ने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज किया। इस केस में वर्क नहीं है क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। समझाई बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम क्या है, प्रेशर लगाकर जो हमने चेंज इन वॉल्यूम किया, दैट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एक और चीज़ नोट करेंगे, फर्स्ट केस में देखो, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस केस में पिस्टन अपवर्ड जा रहा है ना, तो वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। ये इसको हम अलग से लिख देंगे। यानी अब हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, वर्क के साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी हमें वर्क को पॉजिटिव बताना पड़ेगा और कभी वर्क को नेगेटिव बताना पड़ेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमारा क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर के अकॉर्डिंग जो भी हमने वॉल्यूम में चेंज किया है, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर वर्क, यानी कब हम वर्क को पॉजिटिव मानेंगे, कब हम वर्क को नेगेटिव मानेंगे। सिंपल सी बात, देखो जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है तो वर्क कौन कर रही है, ये गैस वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम ने क्या किया, इस पिस्टन को ऊपर उठा दिया। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम हो जाए तो वो नेगेटिव है। तो हम ये कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिस्टम ने अगर वर्क किया है तो वो नेगेटिव है। दूसरा, वर्क डन बाय सराउंडिंग
देखो वर्क डन बाय सराउंडिंग का हो या ओन सिस्टम को, सराउंडिंग वर्क कर रहा है, वो किस पर रहा है, सिस्टम पर, ठीक है, ओन सिस्टम। देखो सराउंडिंग अगर वर्क करेगा तो सराउंडिंग की एनर्जी कम होगी, वो जो एनर्जी सराउंडिंग की कम हुई है वो गई कहाँ है, सिस्टम में गई है, यानी सिस्टम की तो बढ़ गई ना एनर्जी, एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो वो पॉजिटिव। वर्क डन बाय सराउंडिंग या ओन सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये हमने 3 केस लिए हुए, यहाँ तो पिस्टन कांस्टेंट है, यहाँ अपवर्ड मूव कर गया, यहाँ डाउनवर्ड मूव कर गया। किस केस में वर्क डन पॉजिटिव है, किस केस में वर्क डन नेगेटिव है, इसको इंडिकेट करते हैं। देखो यहाँ वर्क डन 0 है क्योंकि ना ही तो पिस्टन अप जा रहा ना डाउन जा रहा। तीसरा केस, इस केस में पिस्टन डाउन गया, पिस्टन डाउन गया मतलब प्रेशर किसका ज़्यादा हुआ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा हुआ, एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग, सराउंडिंग ने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। वर्क डन बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग ने वर्क किया है, ठीक है, सराउंडिंग वर्क करेगा, हुआ किस पर है, सिस्टम पर है। वर्क डन बाय सराउंडिंग या ओन सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि इस केस में सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई है, एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी कहो या एनर्जी कहो इंक्रीज, ठीक है। अब दूसरा, इस केस में पिस्टन मूव अप, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है यानी गैस ने वर्क किया है, सिस्टम ने वो वर्क किया। सिस्टम अगर वर्क करेगा तभी पिस्टन अपवर्ड जाएगा, सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो वो नेगेटिव। इस केस में वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव यानी इस केस में एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि ऐसा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि एक गैस है या एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पिस्टन अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो वर्क डन सिस्टम ने किया, सिस्टम ने वर्क किया तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, कम होगी तो वो नेगेटिव। पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वर्क हो किस पर रहा है, सिस्टम पर हो रहा है, कर कौन रहा है, सराउंडिंग, सराउंडिंग उसे कंप्रेस कर रहा है। सराउंडिंग वर्क करेगा तो सिस्टम पर होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो वो पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस केस में कि कब हमने वर्क डन को पॉजिटिव लेना है, कब हमने वर्क डन को नेगेटिव लेना है, ठीक है। और देखो W इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ये दो सिचुएशन कब लिखी जाएंगी, यहाँ पॉजिटिव है तो दिस इज वर्क डन बाय सराउंडिंग या ओन सिस्टम, नेगेटिव है तो वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, सिर्फ साइन से पता लग रहा है कि कौन वर्क कर रहा है। देखो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। अब हम इसी के अंदर हीट का कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, हीट को समझते हैं, व्हाट इज हीट। अगर हम इसकी फिजिकल डेफिनेशन दें तो देखो हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्म, जो हमें वार्मथ की फीलिंग देगी। अगर किसी बॉडी के अंदर हीट है तो वो वार्म है, हीट कम है तो वो कम वार्म है, हीट बिल्कुल नहीं है तो वो कोल्ड होगी, यही बात है। हीट से हमें ये पता लगेगा कि कोई बॉडी वार्म है या कोल्ड है, सिर्फ हीट की क्वांटिटी से। ज़्यादा हीट है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, कम हीट है तो कम गर्म होगी, हीट बिल्कुल ही कम है तो वो कोल्ड होगी, ठीक है। व्हाट इज हीट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्म, विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ वार्म, यानी कि गर्मी की फीलिंग दे रही है। जब हीट ज़्यादा होगी तो गर्मी होगी, हीट कम होगी तो वो कूलनेस होगी, ठीक है। अच्छा, हीट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, हीट कैन फ्लो, हीट फ्लो कर सकती है। किस लिए फ्लो कर सकती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी। जैसे मान लो ये हमने एक आयरन की रोड ली हुई है, अभी इसका सारी की सारी आयरन की टेम्परेचर के सरफेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, ये एंड भी 25 डिग्री पर है, ये एंड भी 25 डिग्री पर। हमने यहाँ कैंडल से इस एंड को गर्म करना स्टार्ट कर दिया,
ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसको हमने कैंडल से यहाँ हीट अप करना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर राइज कर देगा। इसका टेम्परेचर राइज करा, क्या इस एंड का भी टेम्परेचर राइज करेगा? यस, हीट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो। हीट फ्लो करती है कहाँ से कहाँ? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये एंड भी इसका गर्म हो जाएगा ये, ठीक है। इसी के अंदर लिखेंगे हीट फ्लो किस लिए फ्लो करती है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये हाई या लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण मूव करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। एक और चीज़, जो कूलनेस है, एक्चुअल में कूलनेस खुद एक कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कूलनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ हीट। जहाँ हीट कम होगी, जितनी हम किसी बॉडी में हीट कम करते हैं उतना ही वो कूलनेस होगी। यानी कूलनेस को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है जो हम किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। हीट एक प्रॉपर्टी है जो किसी में से अगर निकाल लें तो वो बॉडी कूल हो जाएगी, ठीक है। कूलनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ हीट। यानी हम किसी बॉडी को कूलनेस नहीं दे सकते। हम ऐसा कहना कि हमने एक बॉडी को ठंडा करना तो उसे कूलनेस दे दें, नहीं, हमें उसकी हीट निकालनी पड़ेगी तब वो कूल होगी, ठीक है। जैसे इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बॉडी को अगर हमने ठंडा करना हो ना, तो कूलनेस ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जो लाकर हमने उसको दी और वो कूल होगी, नहीं। अगर हमने किसी को कूल करना है तो हमें उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी तब वो जाकर कूल होगा। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे जो रेफ्रिजरेटर है वो मोस्टली सब्सटेंस को कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं ना। अब वो ठंडा कैसे करते हैं? वो उनको कूलनेस नहीं प्रोवाइड करते। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कूलनेस है और उन्होंने उसको कूलनेस दे दी रेफ्रिजरेटर ने। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उस वो किसी भी बॉडी में से, चाहे वो उसके अंदर वाटर रखा हो चाहे उसमें एप्पल रखा हो, वो उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, हीट निकालना स्टार्ट कर देता है। और वो जो हीट जब उस सब्सटेंस में से निकलती जाएगी तो वो सब्सटेंस क्या होता जाएगा? कूल होता जाएगा। पानी के हमने उसके जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर पार्ट है फ्रिज का, जो जिसके अंदर आइस फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर अगर हमने पानी को रख दिया, अब वो आइस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? वो रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट, फ्रीजर पार्ट है, वो क्या करेगा? उस वाटर में से हीट निकालना स्टार्ट करेगा। हीट वाटर में से निकाली, थोड़ा वो ठंडा हो गया, और हीट निकाली और ज़्यादा ठंडा हो गया, और हीट निकाली और ज़्यादा ठंडा हो गया। जैसे ही हीट निकलते निकलते वो 0 डिग्री तक पहुंच गया तो वही वाटर क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फ्रिज किसी भी चीज़ को ठंडा कैसे कर रहा है? उसकी हीट निकाल कर, ठीक है। यही बात है, एब्सेंस ऑफ हीट इज जस्ट कूलनेस। यानी कूलनेस कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ हीट, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात है? अब हीट के भी वही साइन कन्वेंशन है, देखो इसके भी साइन कन्वेंशन। देखिए हीट को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम। हीट अगर एक सिस्टम से निकल जाए तो उसका डेल्टा क्यू क्या होगा? चेंज इन हीट। सिस्टम में से अगर हीट निकल गई तो उसकी एनर्जी कम हो गई, कम होगी तो वो नेगेटिव, ठीक है। हीट फ्लो इनवर्ड सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, अगर एक सिस्टम के अंदर हीट आएगी तो उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव। फाइनली आपने एक ही चीज़ देखनी है कि कोई भी वर्क हो रहा है या हीट का ट्रांसफर हो या एनर्जी का ट्रांसफर हो तो उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। फाइनली अगर वो इंक्रीज़ हो रही है एनर्जी तो पॉजिटिव है, डिक्रीज़ हो रही है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। फाइनल एक बात, ये जो हीट एंड वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है, वेरी स्पेशल। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन।
दे आर पाथ फंक्शन, यानी डिपेंड अपॉन पाथ, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते। जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन होता है, जबकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि वर्क या हीट कैसे पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। देखिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है या 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके हमने ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाना है। अब दो पॉसिबिलिटी से हम जा सकते हैं, या तो बाय स्टेप्स जाएं, ठीक है, या बाय एलिवेटर जाएं। अगर हम एलिवेटर से जा रहे हैं तो भी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर गए हैं, या बाय स्टेप्स गए हैं तो भी हम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर गए हैं। पर क्या दोनों केसेस के अंदर वर्क सेम हुआ है? क्या सेम हीट यूज़ होगी? क्या सेम वर्क होगा? नहीं। ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर पर अगर हम जा रहे हैं, एलिवेटर से जाएंगे तो वर्क हमने प्रैक्टिकली वर्क बहुत कम की और हमारी हीट का लॉस बहुत कम हुआ है। पर अगर हम स्टेप से जाए तो हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया और हमारी हीट का लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि दोनों कंडीशन में इनिशियल और फाइनल तो सेम था ना। ग्राउंड फ्लोर से 7th पे जाना है, चाहे एलिवेटर से जाओ चाहे स्टेप से जाओ, पर दोनों केस के अंदर वर्क और हीट में डिफरेंस है। सेकंड केस के अंदर जिसमें हम स्टेप से गए वह हमने वर्क भी ज़्यादा किया और हीट का लॉस भी ज़्यादा किया। इट मीन्स जो वर्क एंड हीट है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? पाथ पे डिपेंड करें, और जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन है, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन है। जबकि वर्क एंड हीट किस पर डिपेंड कर रहे हैं? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? पाथ पर। तो ये क्या है? पाथ फंक्शन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये था इसका हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। तो नेक्स्ट इसके लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए गुड लक।